नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। इस हफ्ते दिल्ली में ग्लोबल एआई समिट हुआ, जहां बड़ी कंपनियां और निवेशक एआई का भविष्य दिखाने और डील करने आए थे। लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ी चिंता भी दिख रही थी कि एआई बहुत तेजी से दुनिया को बदल सकता है। एआई को लेकर लोग दो हिस्सों में बटे हैं। कुछ मानते हैं इससे नई नौकरियां और मौके बनेंगे, लेकिन कुछ को डर है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इंसान इसके साथ कदम नहीं मिला पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एआई की स्पीड बहुत खतरनाक है। जो काम पहले दशकों में होता था अब महीनों में हो रहा है, और इससे पूरी अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर असर पड़ सकता है। कंपनियां एक एआई सिस्टम लगाती हैं, तब तक नया और ज्यादा ताकतवर सिस्टम आ जाता है, जिससे उन्हें लगातार अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। मतलब एक तरह का कभी ना खत्म होने वाला टेक्नोलॉजी रेस। कर्मचारियों के लिए भी खतरा है, क्योंकि जो स्किल्स 2 साल पहले काम की थीं, अब एआई टूल्स वो काम आसानी से कर सकते हैं, जिससे लोगों को खुद को बार बार अपडेट करना पड़ेगा। पहले टेक्नोलॉजी बदलाव धीरे होते थे, जिससे जॉब मार्केट एडजस्ट कर लेता था, लेकिन अब बदलाव महीनों में हो रहे हैं, जिससे बड़ी बेरोजगारी का रिस्क बन सकता है। टेक कंपनियां भविष्य को देखकर भारी निवेश कर रही हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये निवेश कब और कितना मुनाफा देगा। मतलब टेक सेक्टर में बड़ा रिस्क बना हुआ है। इंडियन आईटी कंपनियों के लिए भी एआई एक चुनौती है, क्योंकि क्लाइंट्स कीमत कम करना चाहते हैं। एआई में भारी खर्च करना पड़ रहा है और पुराने बिजनेस मॉडल कमजोर हो रहे हैं। बड़ी टेक कंपनियों को एआई पर लगातार खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो पीछे रह गईं तो उनके शेयर और वैल्यूएशन गिर सकते हैं। यानी रुकना इनके लिए जोखिम है। एआई से प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन जैसे काम सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास की नौकरियां ज्यादा खतरे में हैं, जिससे लोगों का खर्च और कंपनियों की कमाई प्रभावित हो सकती है। एआई इंडस्ट्री में पैसा और पावर कुछ बड़ी कंपनियों में केंद्रित हो रहा है, और S&P 500 की करीब 30% वैल्यू एआई कंपनियों से जुड़ी है, जो पूरे सिस्टम के लिए बड़ा रिस्क है। एआई को चलाने के लिए बहुत बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और ये भी एक बड़ी लिमिट बन सकती है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई दुनिया में अमीर और गरीब देशों के बीच अंतर और बढ़ा सकता है, क्योंकि बड़ी ताकतें एआई को आर्थिक और सैन्य हथियार की तरह देख रही हैं। अमेरिका के पास एआई के सबसे अहम हिस्से जैसे चिप्स, क्लाउड और मॉडल्स हैं, और बाकी देश अब सॉवरेन एआई बनाने की दौड़ में हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इतनी तेजी से बदलाव से शिक्षा, करियर और समाज की पुरानी स्थिर व्यवस्था टूट रही है, और इसके साथ युद्ध, ट्रेड वॉर और पर्यावरण संकट भी चल रहे हैं। समिट में इंक्लूसिव एआई की बात हुई, लेकिन सच ये है कि बदलाव हमसे तेज चल रहा है, और कोई नहीं जानता कि ये सब कहाँ जाकर खत्म होगा। अच्छी बात यह है कि इंडिया अभी भी एक मजबूत ग्रोथ स्टोरी बना हुआ है और निवेशकों के लिए आकर्षक रह सकता है, भले ही दुनिया में अनिश्चितता ज्यादा हो। इतिहास बताता है कि टेक्नोलॉजी से समाज आगे बढ़ता है, लेकिन इसकी कीमत इंसानों को चुकानी पड़ती है, और ये बदलाव आसान नहीं होता। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ्स को इलीगल करार दिया है। यानी कोर्ट ने साफ कहा कि प्रेसिडेंट बिना कांग्रेस की मंजूरी इतने बड़े ग्लोबल टैरिफ्स नहीं लगा सकता। इससे पूरी ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी में बड़ा बदलाव आया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रंप ने इमरजेंसी लॉ का गलत इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो कानून असली नेशनल इमरजेंसी के लिए होता है, न कि ट्रेड वॉर शुरू करने के लिए। इस फैसले से पहले लागू किए गए कई हैवी टैरिफ्स हट सकते हैं। फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने जवाबी कदम उठाते हुए सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिससे मार्केट्स में फिर अनसर्टेनिटी बढ़ गई और ट्रेड वॉर के डर से इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए हैं। एक और बड़ा झटका ट्रंप को ये लगा कि कोर्ट ने कहा है कि अब तक वसूले गए टैरिफ्स का रिफंड भी करना पड़ेगा। एस्टिमेट्स के मुताबिक करीब 175 बिलियन डॉलर का रिफंड देना पड़ सकता है, जबकि यूएस पर पहले से ही 35 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा डेट है। इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इम्प्लीमेंटेशन को क्लोजली एग्जामिन किया जा रहा है और आगे की स्ट्रैटेजी तय की जाएगी। ग्लोबल लीडर्स जैसे मैक्रॉन ने भी इस फैसले को डेमोक्रेसी की जीत बताया है। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि पहले टैरिफ्स की वजह से भारत के 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट्स प्रभावित हो रहे थे। खासकर टेक्सटाइल्स और जेम्स जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर भारी दबाव था। अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स हटने से भारत के करीब 55% एक्सपोर्ट्स पर सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा, जो पहले के मुकाबले काफी कम है, और शॉर्ट टर्म में इंडियन एक्सपोर्ट कंपनियों के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। हालांकि स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स पर अलग कानूनों के तहत टैरिफ्स अभी भी लागू रहेंगे। यानी सभी इंडस्ट्रीज को पूरी राहत नहीं मिली है और कुछ सेक्टर्स पर प्रेशर बना रहेगा।
इंडिया यूएस ट्रेड डील में 18% टैरिफ की बात पहले ही तय हो चुकी है और अभी सिर्फ साइनिंग बाकी है। संभावना है कि ये डील मार्च में साइन होगी। उसके बाद 18% टैरिफ लागू होगा, जो एशिया के कई देशों के मुकाबले कम्पिटिटिव माना जा रहा है। मौजूदा 10% टैरिफ टेम्परेरी है, करीब 150 दिनों के लिए। इस दौरान इंडिया को लगभग 8% एक्स्ट्रा राहत मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेसलाइन टैरिफ 18% ही रहेगा और अगर डील अटकती है तो यूएस टैरिफ्स फिर बढ़ा सकता है। गिफ्ट निफ्टी करीब 150 से 200 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, जिससे मंडे को इंडियन स्टॉक मार्केट में गैप अप ओपनिंग और सेंसेक्स में 500 पॉइंट्स तक की तेजी संभव है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कोई मैसिव रैली ट्रिगर नहीं है। गुरमीत चाढ़ा के मुताबिक ओवरऑल डेवलपमेंट्स इंडिया के लिए पॉजिटिव हैं और अगर यूएस इकोनॉमी कमजोर रहती है तो इंडिया को बेहतर ट्रेड टर्म्स मिल सकती हैं, जिससे मीडियम टर्म में मार्केट में मजबूती बनी रह सकती है, लेकिन मंडी की तेजी लिमिटेड रहने की संभावना है। गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में भी बड़ी वॉलेटिलिटी की उम्मीद है, क्योंकि ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी और ट्रंप की आलोचना के कारण इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं, खासकर मिडिल ईस्ट टेंशंस और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स के चलते। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गोल्ड को इंडिया में करीब 1,49,800 रुपये पर 10 ग्राम के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, जबकि ऊपर की तरफ 1,61,000 रुपये बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर ब्रेकआउट बहुत बड़ा रैली दे सकता है। अगर गोल्ड 1,61,000 रुपये पर 10 ग्राम का लेवल पार कर लेता है तो इंडिया में 1,75,000 से 1,80,000 रुपये पर 10 ग्राम तक जाने का रास्ता खुल सकता है, जो नया रिकॉर्ड हाई होगा। सिल्वर प्राइस 2,25,000 रुपये पर केजी के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 2,75,000 से 2,78,000 रुपये पर केजी बड़ा रेजिस्टेंस है, और अगर ट्रेड टेंशंस बढ़ते हैं तो सिल्वर 3,50,000 रुपये पर केजी तक भी जा सकता है। यूएस इकोनॉमी की ग्रोथ Q4 2025 में सिर्फ 1.4% रही, जो एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। इससे यूएस फेड रेट कट की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, जिससे कमोडिटीज और मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। जियोपॉलिटिकल रिस्क्स जैसे यूएस ईरान टेंशन और मिडिल ईस्ट मिलिट्री बिल्डअप से मार्केट में डर का माहौल है, इसलिए इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ एसेट्स में पैसा डाल रहे हैं और प्रेशियस मेटल्स में बुलिश बायस बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने अगले 5 साल में इंडिया ब्राजील बायलैटरल ट्रेड को $20 बिलियन से ज्यादा ले जाने का टारगेट रखा है, और दोनों देशों ने इसे विन विन पार्टनरशिप बताया है, जिससे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज और मजबूत होंगी। दोनों देशों ने 3 बड़े MOU साइन किए हैं, जिनमें डिजिटल पार्टनरशिप, रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स और माइनिंग व स्टील सप्लाई चेन्स शामिल हैं, ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन में रेजिलियंस बढ़ाई जा सके और स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज पर कोऑपरेशन मजबूत हो। पीएम मोदी ने बताया कि इंडिया और ब्राजील AI, सुपर कंप्यूटर्स, सेमीकंडक्टर्स और ब्लॉकचेन जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी मिलकर काम करेंगे, और ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना है। एनर्जी कोऑपरेशन को भी बड़ा फोकस मिला है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसे इनिशिएटिव्स शामिल हैं, जिससे दोनों देश ग्रीन फ्यूचर की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। प्रेसिडेंट लूला ने इंडिया को डिजिटल सुपर पावर और ब्राजील को रिन्यूएबल एनर्जी सुपर पावर बताया और कहा कि दोनों देश ग्लोबल साउथ की बड़ी डेमोक्रेटिक ताकतें हैं और UN, WTO और G20 जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर मिलकर मजबूत भूमिका निभाएंगे। लूला का ये इंडिया विजिट बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ हुआ है, जिससे कमर्शियल पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने की उम्मीद है, और ये विजिट दोनों देशों के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को नई गति देने वाला माना जा रहा है। अगली खबर, ICICI बैंक ग्लोबल मार्केट्स की रिपोर्ट के मुताबिक RBI के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की संभावना फिलहाल बहुत कम है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन अभी सबड्यूड है और इन्फ्लेशन में शार्प जंप का जोखिम भी ज्यादा नहीं दिख रहा, इसलिए लंबे समय तक रेट पॉज रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि RBI अब ज्यादा फोकस ड्यूरेबल लिक्विडिटी डालने पर करेगा, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी का सही ट्रांसमिशन हो सके, क्योंकि पिछले रेट कट के बाद बॉन्ड यील्ड्स और डिपॉजिट रेट्स उल्टा ऊपर की तरफ चले गए थे। इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक बेहतर हुआ है और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स व US-EU ट्रेड एग्रीमेंट से कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसी वजह से वित्त वर्ष 2026-27 के फर्स्ट हाफ की ग्रोथ प्रोजेक्शन को 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया गया है। इन्फ्लेशन आउटलुक अभी मैनेजेबल माना जा रहा है। हाल ही में CPI प्रोजेक्शंस में हल्का अपवर्ड रिवीजन प्रेशियस मेटल्स की कीमतों की वजह से हुआ, जबकि कोर इन्फ्लेशन उम्मीद से कम रहा, और RBI ने 6 फरवरी को रेपो रेट 5.25% पर अनचेंज रखते हुए न्यूट्रल स्टांस जारी रखा। अगली खबर, इंडिया ने फ्रांस से कहा है कि रफाल फाइटर जेट्स के साथ आने वाले मीटियोर, स्कैल्प और स्काल्प मिसाइल्स जैसे एडवांस्ड हथियारों का लोकल प्रोडक्शन भी इंडिया में किया जाए, ताकि मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बूस्ट मिल सके। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रेंच काउंटरपार्ट से मीटिंग में साफ तौर पर रफाल डील में ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट शामिल करने की मांग रखी है, क्योंकि अभी ज्यादातर फ्रेंच ओरिजिन वेपन्स पूरी तरह इंपोर्ट किए जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में महंगे और रिस्की होते हैं। इंडिया पहले ही 3200 करोड़ का स्कैल्प मिसाइल्स का डील क्लियर कर चुका है
और अगले 30 सालों के लिए बड़ी संख्या में मिसाइल्स और हथियारों की जरूरत होगी, इसलिए सरकार चाहती है कि इनका प्रोडक्शन इंडिया में ही हो ताकि सप्लाई सिक्योर रहे। सफ्रॉन और बेल के जॉइंट वेंचर से हैमर स्मार्ट वेपन्स का लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुका है और इंडिया इसी मॉडल को बाकी एडवांस्ड मिसाइल्स पर भी लागू करना चाहता है, जिससे इंडियन डिफेंस कंपनीज को कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिले और ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में इंडिया की हिस्सेदारी बढ़े। अगले हफ्ते आईपीओ मार्केट काफी बिजी रहने वाला है, जहां मेन बोर्ड और एसएमई मिलाकर करीब 4,300 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग होगा, जिससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट और लिक्विडिटी पर बड़ा असर पड़ सकता है, खासकर जब मार्केट अभी सिलेक्टिव मूड में है। मेन बोर्ड सेगमेंट में 3 बड़े आईपीओ आ रहे हैं, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस, पीएनजीएस रीवा डायमंड ज्वेलरी और ओमनी टेक इंजीनियरिंग, जो मिलकर करीब 4,063 करोड़ रुपए जुटाने की योजना में है और अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशन सबसे बड़ा आईपीओ है, जो 3,100 करोड़ रुपए जुटाएगा। इसका प्राइस बैंड 1,000 से 1,053 रुपए है और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में बड़ी प्लेयर है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ करीब 1% है, जो कॉशियस डिमांड दिखाता है। पीएनजीएस रीवा डायमंड ज्वेलरी 380 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू ला रही है, जिसका प्राइस बैंड 367 रुपए से 386 रुपए है। कंपनी डायमंड और प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी बेचती है और 34 स्टोर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिटेल प्रेजेंस रखती है, जबकि ग्रे मार्केट में करीब 4% प्रीमियम दिख रहा है। ओमनी टेक इंजीनियरिंग 583 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है, जो ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और फार्मा जैसे सेक्टर्स के लिए प्रिसिशन कंपोनेंट्स और ऑटोमेशन सिस्टम्स बनाती है और आईपीओ प्रोसीड्स से डेट रीपेमेंट और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पर खर्च करेगी। मेन बोर्ड के साथ साथ 6 एसएमई आईपीओ भी लाइन में है, जिनमें श्रीराम ट्विस्टेक्स, कियासा रिटेल, अकॉर्ड ट्रांसफॉर्मर, मोबिलाइज ऐप लैब, स्ट्राइडर्स इम्पेक्स और याप डिजिटल शामिल हैं, जिससे एसएमई सेगमेंट में भी हैवी एक्टिविटी रहेगी। भारती एयरटेल ने जेड स्केलर के साथ मिलकर इंडिया में एआई और साइबर थ्रेट रिसर्च सेंटर लॉन्च किया है, जिसका मकसद टेलीकॉम, बैंकिंग, एनर्जी जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स और डिजिटल यूजर्स को साइबर थ्रेट से सुरक्षित रखना है। ये केंद्र प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बीच कोलैबोरेशन का नेशनल प्लेटफॉर्म बनेगा। ये सेंटर साइबर अटैक प्रिवेंशन, एआई बेस्ड सिक्योरिटी टूल्स, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को बढ़ावा देने, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के जरिए साइबर सिक्योरिटी टैलेंट तैयार करने पर फोकस करेगा, जिससे इंडिया की डिजिटल सिक्योरिटी मजबूत हो सके। कंपनी मैनेजमेंट का कहना है कि ये पहल सिक्योर डिजिटल इंडिया बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन से देश की साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी काफी मजबूत होगी। वहीं एयरटेल का शेयर 20 फरवरी को 0.54% गिरकर 1,977 रुपए पर बंद हुआ। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने आंध्र प्रदेश में आयाना कडापा 16 प्रोजेक्ट की 158 मेगावाट क्षमता कमर्शियल ऑपरेशन में शुरू कर दी है, जिससे कंपनी की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़कर करीब 9,151 मेगावाट हो गई है। इससे एनटीपीसी के ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को बड़ा बूस्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन की सब्सिडरी के जरिए चलाया जा रहा है और कंपनी का लॉन्ग टर्म लक्ष्य भारत में रिन्यूएबल कैपेसिटी को तेजी से बढ़ाकर 60 गीगावाट तक ले जाना है, जिससे ग्रीन पावर ट्रांजिशन को मजबूती मिलेगी। ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस ने 100% एक्विजिशन प्रपोजल पर विचार करने के लिए बोर्ड मीटिंग की नई तारीख 23 फरवरी 2026 तय की है, जहां शेयर स्वैप के जरिए किसी कंपनी को पूरी तरह खरीदने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये डील रेगुलेटरी अप्रूवल्स, शेयर होल्डर्स और स्टॉक एक्सचेंजेस की मंजूरी पर निर्भर होगी, यानी फाइनल डिसीजन आने में अभी कुछ समय लग सकता है और इन्वेस्टर्स को ऑफिशियल अप्रूवल अपडेट्स पर नजर रखनी होगी। HDFC म्यूचुअल फंड ने एस्टा डीएम हेल्थकेयर में अपनी हिस्सेदारी 7% से ऊपर बढ़ा दी है और साथ ही HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का AUM 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जो इन्वेस्टर्स के मजबूत भरोसे और फंड की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को दिखाता है। LIC ने पिछले 3 महीनों में सिप्ला में 2% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे उसकी टोटल स्टेक बढ़कर 9.09% हो गई है, यानी सरकारी इंश्योरेंस दिग्गज इस फार्मा स्टॉक में लॉन्ग टर्म एक्सपोजर बढ़ा रहा है। हालांकि Q3 नतीजों के बाद सिप्ला पर कुछ ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड किया है। US सेल्स में कमजोरी और मार्जिन प्रेशर के कारण टारगेट्स घटाए गए हैं, लेकिन कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि हाल की गिरावट में ज्यादातर नेगेटिव फैक्टर्स पहले ही प्राइस में शामिल हो चुके हैं। तो ग्लोबल मार्केट की दिशा अभी AI बूम और US ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी से ड्रिवन है। US सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले से शॉर्ट टर्म राहत मिली है, लेकिन ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ और फ्यूचर ट्रेड डील्स को लेकर रिस्क बना हुआ है, इसलिए ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आगे भी बनी रह सकती है।
इंडियन मार्केट का नियर टर्म आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी ऊपर बंद हुआ है। आरबीआई की तरफ से रेट हाइक का दबाव कम है और लिक्विडिटी सपोर्टिव है, इसलिए मंडे को गैप अप ओपनिंग संभव है। लेकिन एक्सपर्ट्स बड़ी रैली की जगह लिमिटेड अपसाइड और सिलेक्टिव बाइंग की उम्मीद कर रहे हैं। कमोडिटीज और मैक्रो साइड पर रिस्क ऑफ मूड दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर में बुलिश बायस है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यूएस इकोनॉमी स्लोडाउन से इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ जा रहे हैं, यानी ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी खत्म नहीं हुई है और मार्केट्स न्यूज ड्रिवन रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।